अस्सलाम वालेकुम। सो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस, उनके सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन को किस तरह से देखा गया, किस तरह से इवैल्यूएट किया गया आज़ादी के बाद से। तो ये जो है आपके सामने एक टेबल है जिसमें परसेंट सेंसस का टेबल है जिसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा नोटिस करने वाला फैक्टर ये है कि 1947 में यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम्स का परसेंटेज जो था वो अराउंड 24.28% था, यानी 24%। यानी कि ऑफ कोर्स इसमें जोग्राफिकल वेरिएशंस थे। बंगाल और सिंध पंजाब वाले एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेशन था मुस्लिम्स का, लेकिन वो भी डिस्पर्स था। मतलब डिस्पर्स था इन द सेंस कि ये बताया जाता है कि लाहौर में उस वक्त सिखों की मेजोरिटी होती थी और अमृतसर में मुसलमानों की मेजोरिटी होती थी। तो यहाँ पे जब हम लोग सिंध पंजाब में जोग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वाकई में बहुत क्लियर कट लाइंस थी जहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा था या वैसा था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इन रीजन्स में, इन स्टेट्स में ज़्यादा था। तो 1941 में अराउंड आप ये मान के चलिए कि चार में से एक आदमी मुसलमान होता था इंडिया में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ से कि अराउंड 25%। और फिर उसके बाद 1951 में 51 में, सॉरी 51 बोल रहा हूँ, तो 1951 में ये जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ये घट के सीधे 10% हो जाता है। तो क्योंकि माइग्रेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स जो है वो इंडिया से फिर बाहर हो जाता है। और पार्टीशन का जो इम्पैक्ट है मुस्लिम्स के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, उससे रिलेटेड कई बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि मुस्लिम्स का एक बहुत ही क्रीम तबका, एक पढ़ा लिखा तबका, और वो तबका जो आर्मी में था, सिविल सर्विसेज में था, वो सब जो था वो बहुत सारा, एक बहुत ही बड़ा तबका जो था वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया था। अब ऑफ कोर्स बल्क जो था उसमें गरीब आदमी ही थे माइग्रेट करने वाले, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जो अलग अलग जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स और बाकी जो जो रिलीजियस और जो एजुकेटेड जो तबका था, उसमें से एक बहुत अजीम तादाद जो थी वो देश छोड़ के पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान चली गई थी। और इसका इम्पैक्ट जो है मुस्लिम्स में वो रहा है। और वो उसके में फिर लेकिन डेटा उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, बट इन सेंस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एक लीडरशिप का लॉस का इम्पैक्ट, बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो थे उस वजह से ये रहे हैं। तो ये तो एक सबसे पहला फैक्टर था पार्टीशन के बाद। उसके बाद ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो आज तक जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है मुस्लिम्स की, उसके बारे में क्या एफर्ट्स लिए गए अभी तक, और क्या क्या बातें जो हैं वो करी जा चुकी हैं। तो सबसे पहली बात तो जो कांग्रेस का जो पहला वाला जो दौर था, इंदिरा गांधी के पहले वाला जो दौर था, उसमें कंप्लीटली मुस्लिम से रिलेटेड जितनी भी जो अ, बातें हैं उसमें कहीं पे भी निकल कर नहीं आ रही है, कहीं पे भी ये निकल कर नहीं आया जहाँ पे कि मतलब स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के बारे में, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो। ये पूरा जो दौर है, ये पूरा एस सीज और एस टीज से रिलेटेड और ओबीसी से रिलेटेड उस टाइप की जो यहाँ पे बातें हैं इस दौर में हुई। और माइनॉरिटीज़ का मुझे कोई इम्पोर्टेंट कोई कमेटी मिली नहीं इंडिपेंडेंट इंडिया में जो मुस्लिम्स की हिसाब से जो सेट करी गई या माइनॉरिटीज़ के हिसाब से सेट करी गई। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है इंडिया में, और ये वो वाला पार्ट है इंडिया का जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हो रहा है, जहाँ पे जो नेहरूवियन सोशलिज्म है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। काफ़ी हद तक, मतलब जिस हद तक अ, ये स्टेटमेंट को लिया जा सकता है, तो वो नेहरूवियन सोशलिज्म इम्प्लीमेंट हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी जो रियासतें जो थीं जो आज़ादी के बाद, उनका जो स्टेट सपोर्ट था वो बंद किया जा रहा है, उन रियासतों को जो है वो डिसमेंटल किया जा रहा है।
लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाली बातें करी जा रही हैं और एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है कई जगह। तो इस पूरे पार्ट में 1980s के पहले वाला मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज से रिलेटेड कोई मेजर काम नहीं होता है। 1983 में इंदिरा गांधी एक हाई पावर पैनल, एक डॉक्टर गोपाल सिंह के अंडर सेटअप करती है, जिसमें वो पहली बार बात उठाती है कि माइनॉरिटीज का क्या स्टेटस है इंडिया में, उससे रिलेटेड बात हो। अच्छा, इंदिरा गांधी ने ये कमेटी बिठाई तो, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी टाइम पे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी उस रिपोर्ट को टेबल नहीं होने दिया। अब पहले ये बातें जो थी वो थोड़ी दबी हुई थी, अब तो ये खुलकर सामने आ गई हैं कि इंदिरा गांधी ने ये, क्योंकि ये इतना कंट्रोवर्शियल जो था, ये एक ये जो डिस्कशन है माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट का, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है, और उस पर कभी डिस्कशन करना चाहिए कि ये किस टाइप का सेक्युलरिज्म जो है, किस टाइप का हमारा नेशनलिज्म रहा है अभी तक का, कांग्रेस का नेशनलिज्म, नेहरूवियन नेशनलिज्म, गांधीयन नेशनलिज्म, जिसमें ये जो बात है माइनॉरिटीज से रिलेटेड वो कभी टच नहीं करी गई। और जब टच भी करी गई, जब रिपोर्ट्स भी आई, अब खैर अगर देखा जाए तो उनके फेवर में अगर कोई अगर बात बोली जाए तो वो ये था कि वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सोशलिस्ट इंक्लिनेशन था, जिसके थ्रू ये कहा जा रहा था कि जब ये सारे जो सोशलिस्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो उसमें मुस्लिम्स का भी बेनिफिट होगा। अब वो कितना हुआ, अब वो पहले का वो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये डॉक्टर गोपाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट टेबल करी, लेकिन वो कभी भी वो जो रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए नहीं आई। इंदिरा गांधी ने उसको ब्लॉक कर दिया, और इनफैक्ट बहुत बाद में आई। लेकिन उसके जो रिकमेंडेशंस थे, अब वो इंदिरा गांधी को तो पता ही थे कि उसमें क्या थे। उसमें डॉक्टर गोपाल सिंह ने ये रिकमेंड किया था, मतलब ये फाइंडिंग रखी थी कि इस देश की माइनॉरिटीज में, हालांकि कोई बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन और उस टाइप का कुछ मेजर नहीं हुआ था इस वाली कमिटी में, लेकिन इस देश में जो नियो बुद्धिस्ट हैं और जो मुस्लिम्स हैं, दे आर दी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज। और ये जो है कि अ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है बट मुझे अभी सोर्स याद नहीं आ रहा, कि जब इंदिरा गांधी से बोला गया था कि इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाए, इस रिपोर्ट पे डिस्कशन किया जाए, तो उसने कुछ ऐसा कहा था कि मतलब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके अब क्या ही मिलेगा, इस टाइप की उसने बात करी थी। लेकिन फिर भी मतलब ये रिपोर्ट टेबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी कुछ पॉलिसीज लेना स्टार्ट करती है माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली, जिसमें एक 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो रखा जाता है। और उसमें ये रखा जाता है कि कैसे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट वगैरह करने की कोशिश करी जाएगी, उर्दू को प्रमोशन करने की कोशिश करी जाएगी, मदरसा मॉडर्नाइजेशन वाला जो 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 पार्ट है वो निकल कर आता है उसमें। उसके बाद इसको रिवाइज भी किया जाता है 1986 में, राजीव गांधी के टाइम पे एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाता है वो, जिसमें माइनॉरिटीज से रिलेटेड स्पेसिफिक उसमें पॉइंटर्स रहते हैं। और उसके बाद इसको रिवाइज भी किया जाता है 1991 में, बट इसका कुछ बहुत मेजर आउटकम नहीं निकलता है। उसके बाद 2004 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी बिठाई जाती है, और इस कमेटी का नाम था नेशनल कमीशन ऑन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब ये वाला जो यूपीए वन ने जो ये कमेटी जो बिठाई थी, आते ही मतलब आप समझ रहे हैं 2000 शायद 4 में ही यूपीए आई थी, और 2004 में ही उसने ये कमेटी बिठाई, मनमोहन सिंह ने। अब पहले तो ये देख लिया जाए कि इसको पॉलिटिकली कैसे इसको लिया गया। तो रंगनाथ मिश्रा, अगर आप राइट विंग का नैरेटिव देखेंगे रंगनाथ मिश्रा कमेटी के नाम पे, तो रंगनाथ मिश्रा के बारे में वो लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें। तो काइंड ऑफ इनका परसेप्शन राइट विंग में कांग्रेसी आदमी वाला रहा है। तो अब लेकिन अगर अगर मेरे हिसाब से जो मैंने जो देखा है वो ये है कि रंगनाथ मिश्रा ने कांग्रेस को क्लीन चिट दी, इट्स नॉट द राइट कैरेक्टराइजेशन। 1984 के दंगों में जब रंगनाथ मिश्रा के अंडर एक कमेटी बिठाई गई थी, अ, ये वायलेंस जो हुआ था उससे रिलेटेड, तो रंगनाथ मिश्रा ने ये बोला था कि कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी वाली, उसको उसने क्लीन चिट दी थी कि पार्टी की तरफ से टॉप डाउन कोई वायलेंस, ऑर्गेनाइज वायलेंस नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस वर्कर्स इस वायलेंस में डेफिनेटली इन्वॉल्व थे, और उसने अपनी एक असेसमेंट दी। उसमें 19 कांग्रेस
वर्कर्स का नाम भी आया था। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा ने बोला, रेकमेंड किया था कि दो और कमिटीज बिठाई जाएं। एक तो कमेटी ये होनी चाहिए कि ये जो केसेस हैं जिनके अगेंस्ट, कांग्रेसियों के अंडर अगेंस्ट जो चल रहे हैं, क्या ये फेयर ट्रायल इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत उस वक्त ये नाम था कि कांग्रेस जो है वो इंटरफेयर कर रही है, इन द सेंस करेगी और इनके अगेंस्ट जो है केस नहीं बनने देगी। और एक और उसने कमेटी बोला था कि पुलिस का जो रोल है इस रायट्स में, उसको चेक करने के लिए एक और कमेटी बिठाई जाए। तो रंगनाथ मिश्रा ने मेरे हिसाब से तो सही पॉइंटर्स दिए, इन द सेंस एटलीस्ट ये दो कमिटीज। वो बात अलग है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया और वो जो दो कमिटीज जो रंगनाथ मिश्रा ने रेकमेंड करी थी वो कभी बनने नहीं दी। खैर, ये था 1984। अब बात आती है 2004 पे। रंगनाथ मिश्रा कमेटी जो है वो निकल कर आ रही है, एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में सेट करी जा रही है। अब इसका बैकड्रॉप क्या है, ये किस कंटेक्स्ट में, किस उसमें बनाई बनी जा रही है ये कमेटी। अब इसमें कई थ्योरीज हैं, और उस जमाने के अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे, हिंदू या इन सब के, तो आपको समझ आएगा कि कुछ में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यूपीए वन जो है वो कुछ कर रही है। वो इंडिया में जो अफर्मेटिव जो एक्शंस जो अभी तक जो चलते हुए आ रहे हैं, वो कुछ हद तक उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। कैसे चेंज करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि उस वक्त बहुत सारे नैरेटिव्स थे। एक तो नैरेटिव क्या था कि ओबीसीज जो हैं, अगर आप एससीज को देखेंगे और ओबीसीज अगर आप देखेंगे, तो और इवन एसटीज देखेंगे, तो द नंबर ऑफ कम्युनिटीज दैट आर अ पार्ट ऑफ इट, ये करीबन 300-400% इंक्रीज हुआ है इसमें, यानी 3-4 गुना बढ़ गई है ये। अगर आजादी के टाइम से अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, उसके बाद एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये चल रहा था उस वक्त कि ओबीसीज जो हैं वो, उसमें रिवीजन काइंड ऑफ होना चाहिए। रिवीजन इन द सेंस, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज आज की डेट में ऐसी ओबीसी लिस्ट में हैं जो ओबीसीज का पार्ट हैं, लेकिन उनको होना नहीं चाहिए ओबीसीज का पार्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव उस वक्त ये चल रहा था, ये सब टेक्स्ट जो था। तो अब ये स्पेक्यूलेशंस हैं कि कांग्रेस क्या करना चाह रही थी। तो एक स्पेक्यूलेशन ये थी कि कांग्रेस जो है, अब क्योंकि उसका परसेप्शन ऐसा था यूपीए वन का कि ये ओबीसी पार्टी नहीं है, एटलीस्ट जो कांग्रेस जो है ये ओबीसी पार्टी नहीं है। ओबीसीज का वो सपोर्ट जो है वो रीजनल पार्टीज के थ्रू लेती थी, जैसे कि मुलायम सिंह यादव और उन सबको उसमें डालकर। तो ओबीसीज का परसेप्शन उस वक्त ऐसा था कि वो ये एक ऐसा वोट बैंक है कांग्रेस के लिए जिसको वो काइंड ऑफ वो कर सकती है, मतलब उसको वो एक्सपेंडेबल तबका है उसके लिए, यानी कि उसके उसको हार्म करते हुए कोई पॉलिसीज वो ले सकती है। और दूसरा उस वक्त ये चल रहा था कि इस इंडिया में जो अफर्मेटिव एक्शन जो है, उस प्रोसेस को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि कई ऐसे ये भी कंटेक्स्ट थे कि मतलब बिना कास्ट और बिना उसके नाम के बेसिस पे क्या अफर्मेटिव एक्शन किया जा सकता है कंट्री में कि नहीं किया जा सकता है किसी तरीके से, क्योंकि इस टाइप के डिस्कशंस थे उस वक्त। तो उस बेसिस में रंगनाथ मिश्रा कमेटी बिठाई जाती है, और उसका जो स्कोप था वो काफी ब्रॉड था। ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सिर्फ मुस्लिम से फोकस नहीं कर रही थी, बट जबकि ये ब्रॉडली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पर फोकस कर रही थी। और उसके बाद इससे कई रिकमेंडेशंस भी मांगे गए थे कि मतलब कुछ और बेहतर वेज बताए जाएं, जो तबका जो है जिसको अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, जिसको ये पॉलिसीज चाहिए अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि हम उसको और कैसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएं। और इस कमेटी की कुछ जो रिजल्ट्स जो वगैरह जो निकल कर आए, हम लोग उसको आने वाले वीडियो में एक बार ज़रूर चेक करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको डिटेल में भी देखेंगे। बट ये एक कमेटी थी, और ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल कमेटी थी। ये वो कमेटी थी जिसने सबसे पहली बार मुस्लिम्स के रिजर्वेशन की बात करी थी। उसके बाद यूपीए वन में ही मनमोहन सिंह जो हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सच्चर कमेटी भी बैठाते हैं। ये कमेटी जो है वो स्पेसिफिकली मुस्लिम पर फोकस कर रही है, उनके सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस पर। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, करीबन 50-55 साल 60 साल बाद
ऐसा हो रहा है अराउंड 55-60 ईयर्स बाद कि सबसे पहली बार मुस्लिम्स पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि उस वक्त बात ये होती थी कि मुस्लिम्स के लिए ये किया जाए, उसके लिए वो किया जाए, लेकिन फंडा ये था कि पॉलिसी फॉर्मुलेट हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि डेटा ही नहीं था। डेटा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है और एक बहुत ही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो वो डेटा ही नहीं था। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि चलो ठीक है, ये कमेटी बिठा दी जाए। अब ये कमेटी जो है इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। खैर इस सीरीज में तो हम कुछ इसकी समरीज वगैरह देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब इसको डिटेल में भी देखेंगे, इसको एक अलग वीडियो सीरीज में। तो ये तो 2005 की स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट थी और वो अपनी रिपोर्ट देती है, उससे काफ़ी नेशन में जो है वो डिबेट्स और बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद कांग्रेस जाते जाते एक कुंडू कमेटी भी सेट करके चली जाती है जिसका नाम है बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी। इस स्ट्रक्चर कमेटी के बाद हमने क्या क्या किया, क्या क्या उसके रिजल्ट्स निकल कर आए। और कुंदू कमेटी भी बहुत अच्छी कमेटी है। इस सीरीज में हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है तो उस पे एक डिटेल एक सीरीज जरूर बनाएंगे कुंदू कमेटी में, उसके क्या फाइंडिंग्स थे, उसने सच्चर के डेटा को कैसे इंटरप्रेट भी किया। कुंदू कमेटी में खुद सच्चर के डेटा को रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए, कुछ वो भी दिए। कुल मिला के तो एक वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कुंदू कमेटी। और ये जो कमेटी जो बनी थी, ये इसने एनडीए गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। नजमा हिप्तुल्ला जो थी वो उस वक्त आई थिंक मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थी, उनको ये कमेटी दी गई। लेकिन अभी तक एनडीए ने इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी है, कुंदू कमेटी या से रिलेटेड कुछ भी। कुछ डिस्क्लेमर्स, और क्योंकि अभी हम लोग वैसे आगे आने वाले हैं इस डिस्कशन में अब डेटा वगैरह, तो कुछ डिस्क्लेमर्स जो हैं वो दे देने चाहिए। वो ये है कि देखिए, जब भी हम लोग मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस या मुस्लिम्स के रिलेटेड कोई भी डेटा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जोग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो डेटा है, वो जोग्राफी, लोकेशन, स्टेट, इस सब के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरी करता है। लेकिन तो इसीलिए डेटा में सब कैटेगरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी है। ये सारी कमिटीज आने के बाद भी ये कमी जो है ये पूरी नहीं हुई है। उसके बाद कहीं पे भी आप कोई भी मुस्लिम से रिलेटेड आप कोई भी डेटा पढ़ रहे हो, आप ये फेयरली आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं और जो मुस्लिम ओबीसीज हैं, वो थोड़ा और ही ज़्यादा बुरा है। यानी अगर आप मुस्लिम्स को का डेटा को अगर आप सब कैटेगराइज करेंगे, तो एवरेज से कम ही हैं औरतें और एवरेज से कम ही है ओबीसीज। तो ये एक फैक्टर है, और ये ओबीसी वाले क्वेश्चन को हम स्ट्रक्चर कमेटी के टाइम पे जरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ये क्रूड है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स है, यूजफुल स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इनको हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और इनको हमको ओवरब्लो भी नहीं करना चाहिए, इनको डिसप्रोपोर्शनेट, इनको उतनी तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए, इन द सेंस की बहुत बड़ी एक वो चीज़ है ये। उसके बाद ये एक ग्राफ है जिसमें सच्चर कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट मैप दिया था इंडिया का, और उसमें ये बताया गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स का कितना परसेंटेज है। तो ये जो ग्रीन वाली जो वो है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुस्लिम्स का परसेंटेज जो है वो 25% से ज़्यादा है। और उसके बाद ये जो गोल्डन येलो टाइप्स के जो वो हैं, यहाँ पे 10 to 25% के बीच में है। ये यूपी वाला जो इलाका है, बिहार वाला इलाका है, ये डेक्कन वाला जो एरिया है, केरला भी है। तो ये काफ़ी एक यूजफुल मैप है। और इसमें अगर हम लोग पोस्ट पार्टीशन, अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर जाने की कोशिश करें कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो बैकवर्ड क्यों हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो कुछ ब्रॉड रीजंस निकल कर आते हैं। और इसमें भी ऑफ कोर्स मैं उमर खालिदी की बुक को की हेल्प ले रहा हूँ। तो ये 5 फैक्टर्स हैं ब्रॉड जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इन वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो बैकवर्ड हैं। और ऐसा नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि इन रीजन्स को डिवाइड कर दिया है, इन द सेंस कि एक ये रीजन है अपना पंजाब और वो वाला पार्ट जो पार्टीशन से अफेक्ट हुआ था वाला एरिया, उसको मैंने 1 दिया है। तो इस रीजन में सबसे बड़ा जो मेन रीजन जो था मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस का, वो माइग्रेशन से ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ है, बहुत वायलेंस हुआ है।
बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तोड़ा गया है, बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे दूसरे रीजंस नहीं है। लेकिन उमर खालिदी जो असेसमेंट जो दे रहा है, और आप उसकी बुक पढ़ सकते हैं उसके पूरे आर्ग्यूमेंट के को समझने के लिए, कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो माइग्रेशन का था। उसके बाद जो अपना जो हिंदी हार्टलैंड का जो दिल्ली यूपी बिहार वाला जो एरिया है, जिसको नंबर 2 दिया गया है, उसका जो मेन रीजन जो था वो था इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट 1950। अब ये भी एक आर्ग्यूमेंट जो है, बहुत सारी फैक्ट्स और बहुत सारी रियलिटीज जो है उमर खालिदी अपनी बुक में निकाल कर लेके आ रहा है। बट इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट जो थी वो इस टाइप की थी कि अगर पार्टीशन के बाद सरकार को अगर आप पे सस्पिशन होता है, सिर्फ सस्पिशन, कि आप माइग्रेट करने वाले हो, तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर लेती थी। अब वो प्रॉपर्टी जो है, अब इसके पीछे कई कोट अनकोट बेनिवलेंट रीजंस भी थे, इन द सेंस कि पार्टीशन जो है वो यहाँ से जो है ज्यादा पैसा बेच कर पाकिस्तान ना जाए, एक ये भी एक लॉजिक था। दूसरा ये था, पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको रिहैबिलिटेट कहाँ किया जाएगा, किन घरों में किया जाएगा, वो भी था। लेकिन ये जो जो रियलिटी में, अब इन इंटेंशंस को आप छोड़ देते हैं, इनकी बहस की, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स जो बोले गए थे, लेकिन रियलिटी में जो इस इवैक्यूई प्रॉपर्टी का जो एग्जीक्यूशन हुआ था, वो एक बहुत ही प्रेजुडिस्ड वे में इसका एग्जीक्यूशन हुआ था। और उसका सबसे बुरा एग्जीक्यूशन जो था वो इस वाले रीजन में हुआ था। वो होता क्या था कि कोई भी मुस्लिम जो है, जो लैंड ओनर है, जो पैसे वाला है, जो माइग्रेट नहीं किया गया, तो उसकी प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि अरे ये माइग्रेट तो नहीं कर जाएगा, और उस वक्त सरदार पटेल जो थे वो होम मिनिस्टर थे, ये एक्ट को लगाकर उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था। तो ये एक बहुत 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 बड़ा रीजन है। कई लोग जो माइग्रेट नहीं कर रहे थे वो इस वजह से माइग्रेट करके चले गए, और उनको फिर इसको बेचने नहीं दिया जाता था। तो ये जो है ये बहुत ही डिस्प्यूटेड एक्ट है, ये एक बहुत ही आ, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। लेकिन जो मुस्लिम्स की जो एक इस्टेब्लिश्ड क्लास थी यहाँ पे, उसको इस तरह से डिसमेंटल किया गया यहाँ पे इस वाले रीजन में। और ऐसा नहीं है कि इस रीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कि डिस्क्रिमिनेशन भी था। और उमर खालिदी जो है वो काफ़ी डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स वगैरह लेकर भी आता है। उस वक्त पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कांग्रेस के ही यूपी के एक प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम चीफ मिनिस्टर, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जीबी पंत नहीं, जीबी पंत नहीं, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया वो। तो उनके बारे में ये चीज़ जो है वो निकल कर आ रही थी, हाँ जीबी पंत ही हैं वो शायद, कि उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो हैं पुलिस के रिक्रूटमेंट में, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में, अलग अलग चीज़ों में इंटरफेयर वगैरह किया। लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न इवैक्यूई प्रॉपर्टी था। उसके बाद जो डेक्कन वाला जो एरिया है, जो हैदराबाद जो रियासत जो थी, उसके अंडर जो एरिया जो था, वहाँ पे खुल्लम खुल्ला बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और क्योंकि उमर खालिदी खुद हैदराबाद में है, वो हैदराबाद के थे, तो उन्होंने बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारी रेफरेंसेस वगैरह निकाल कर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सब्सटैंशियली आर्ग्यू किया। और यहाँ पर भी इस रीजन में भी इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो है वो एक्ट जो है वो लगाया गया था। तो ये एक वो रीजन था। उसके बाद जो साउथ का जो ये वाला जो एरिया है, केरला तमिलनाडु, यहाँ पे उमर खालिदी आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पे एक एजुकेशनल लैग था। यहाँ पे जो मुस्लिम्स जो कम्युनिटीज़ जो थी, उन्होंने अपने एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट का काम जो है वो बहुत देर में थोड़ा स्टार्ट किया एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। और वो जो कम्युनिटीज़ जो थी, अदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, जिन्होंने एजुकेशन और इस टाइप की चीज़ें, उनको एक हेड स्टार्ट मिल गया था। और इसलिए इस रीजन में ट्रेडिशनली एक एजुकेशनल लैग रहा है। और एक और रीजन है मुस्लिम्स के बैकवर्डनेस का। अभी हमने बात करी कि मुस्लिम्स में एक मिडिवल इंडिया में 3 क्लासेस थी, और उसमें एक क्लास क्या था, आर्टिजन्स जो हमारे कारीगर, और एक जो था वो कल्टीवेटर्स, यानी कि हमारे खेती किसानी वाले। अब क्योंकि मुस्लिम्स कम्युनिटी, ऑफ कोर्स ये मैं बहुत ही ब्रॉड वे में टर्म यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जोग्राफिकल वगैरह वेरिएशंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सही है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटीज ओवरऑल इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंसी से, वेज ऑफ अर्निंग से बाहर ही नहीं निकल पाए।
और ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंसीज हैं ये ओवरऑल सफर ही कर रहे हैं। ये इनका पूरा ट्रेंड ही जो है, ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन इन सब का जो इफेक्ट पड़ा है, उसका इफेक्ट इस पूरी ऑक्यूपेंसी, इस पूरे ट्रेडिशनल, इस पूरे वे ऑफ अर्निंग पर ही पड़ा है। तो कारीगरों की अब देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई हैं, तो जो छोटा कारीगर है वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। और मुस्लिम्स के साथ अनफॉर्चुनेटली वो इन अभी भी वो अपने स्किल सेट्स को एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस का। ये भी उमर खालिदी जो है डिस्कस करता है। और उसमें और भी देखिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं और वो एंगल्स लिए जाते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है जिसके बारे में बात होती है वो ये है कि मुस्लिम्स में एक ये भी एक मूवमेंट था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, कि हम लोग जो है वेस्टर्न साइंसेज और इंग्लिश एजुकेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये भी एक मूवमेंट था। और इसको काउंटर अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो अपने लेवल पे जो है वो कर रहा था। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस का। लेकिन जिस हिसाब से उमर खालिदी, अब खैर वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन उमर खालिदी जिस हिसाब से डिस्कस कर रहा है वो ये कर रहा है कि इस मूवमेंट का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि जहां पे लोग डिस्करेज कर रहे थे वहां पे लोग इनकरेज भी कर रहे थे। और ओवरऑल इन जनरल जो मुस्लिम कम्युनिटीज है उसके अंदर ये सारे आपको इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे, आपको देखने मिल जाएंगे हिस्टोरिकली, जिसमें वो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और अपने स्किल सेट्स को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये जो डिस्कशन जो था ये पोस्ट इंडिपेंडेंस मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस से रिलेटेड एक ओवरव्यू था, एक समरी थी। अब आने वाले पार्ट में हम लोग जो है इस सीरीज की हम लोग मिश्रा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस और उस कंटेक्स्ट को देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर कमेटी पे हम लोग फोकस करेंगे। अगेन ये जो डिस्कशन होगा ये एक ब्रॉड लेवल पर होगा, आगे चल के इसको डिटेल में और ज़रूर देखा जाएगा। और फिर उससे रिलेटवा कुछ इसके जो रिकमेंडेशंस वगैरह जो थे कि मतलब किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है, हम लोग वो भी देखेंगे आगे चल के। Thank you very much.